नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की मतदान की तैयारियां पूरी। 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग कल। बाकी दौर के प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज। रक्षा भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। 14,000 एकड़ से ज्यादा भूमि को लेकर जनहित याचिका, एकीकृत प्राधिकरण के गठन की मांग। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कड़ी कार्रवाई। 44 हथियारों के लाइसेंस रद्द। हाफिज सईद को बताया गंभीर खतरा। रवांडा दौरे के बाद युगांडा पहुंचे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। राष्ट्रपति के अलावा कारोबारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। दोनों देशों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद। भारत चीन के बीच पहली रणनीतिक वार्ता आज। विवादित मुद्दों समेत द्विपक्षीय हितों पर होगी बात। विदेश सचिव एस जयशंकर की बीजिंग में विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात। सबसे पहले बात कर रहे हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इलाहाबाद में साझा रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इलाहाबाद में रोड शो करके विरोधियों पर निशाना साधा। वहीं मायावती ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर चुनाव को जातीय और सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इलाहाबाद में साझा रोड शो किया। इससे पहले राहुल गांधी ने रायबरेली में रैली की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खोखले वादे कर जनता को गुमराह करने में जुटे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों को लाइन में लगा दिया, मजदूरों को लाइन में लगा दिया। किसानों के पास बीज लेने का पैसा नहीं। एक के बाद एक खेत बर्बाद कर दिए। छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया। उनकी जिंदगी कैश से चलती है, उड़ा दिया, उनको खत्म कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कौशाम्बी में रैली के अलावा इलाहाबाद में रोड शो किया। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया। ये चुनाव यूपी का भाग्य बदलने का चुनाव है मित्रों, यूपी का भाग्य बदलने का। 15 साल से सपा बसपा सपा जो क्रम चला है, उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बना दिया है। उधर लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पार्टी की हालत खराब देखकर विपक्षी दलों पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी तो अपनी खराब हालत को देखते हुए उस चुनाव में तो वो गलत बयानबाजी बहुत कर रहे हैं। इस चुनाव को वो इस प्रयास में लग रहे हैं कि इसको जाति और धर्म का रंग दे दिया जाए। चौथे दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होना है। इनमें रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर के अलावा जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों की सीटें शामिल हैं। इस दौर में 199 निर्दलियों समेत 680 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 61 महिलाएं हैं। बीएसपी 53, बीजेपी 48, समाजवादी पार्टी 33 और कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2012 में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 24 सीटों पर सफलता मिली थी। इसके अलावा बीएसपी ने 15, कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 5 सीटें जीती, जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना वाजपेयी को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर यह फैसला लिया गया। इससे पहले रंजना वाजपेयी को योजना आयोग का सलाहकार बनाया गया था। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। समाजवादी पार्टी से पहले रंजना कांग्रेस और बीएसपी में भी रह चुकी हैं। रंजना वाजपेयी के बेटे हर्षवर्धन वाजपेयी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और
चुनाव की खबरों में आगे रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत के नए आंकड़े जारी किए हैं। 15 फरवरी को जारी मतदान प्रतिशत के 68% के आंकड़ों में 6 दिन बाद सुधार करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रदेश में इस बार सिर्फ 65.64% मतदान हुआ। उत्तराखंड प्रदेश निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बार का मत प्रतिशत 2012 के विधानसभा चुनाव में हुए 67.22% मतदान के आंकड़े को भी नहीं छू सका। मतदान वाले दिन प्रदेश निर्वाचन कार्यालय ने शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश में 68% के साथ मत प्रतिशत का नया रिकॉर्ड बनाने की बात कही थी। 15 फरवरी को प्रदेश की 69 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि बीएसपी के प्रत्याशी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद कर्णप्रयाग सीट पर स्थगित हुआ मतदान अब 9 मार्च को होगा। बीएमसी चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। कल मुंबई में 55% मतदाताओं ने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल किया, जो 2012 के चुनाव में से 10% ज्यादा है। राज्य में कल हुए 11 जिला परिषद और 118 पंचायत समिति चुनाव में 69% मतदान हुआ। इस बार शिवसेना और बीजेपी 2 दशक बाद पहली बार आमने सामने हैं। वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 10 नगर निगमों के चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आम लोगों के साथ साथ फिल्म और राजनीतिक जगत की कई नामचीन हस्तियों ने मतदान में हिस्सा लिया। We are concerned about our city. Who keeps our city clean? Who gives us better amenities, better roads, better traffic conditions, metro? इसके साथ ही महानगर पालिकाओं की 1268 सीटों के लिए 9208 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। वहीं 11 जिला परिषदों के 654 सीटों के लिए 2956 उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर है, जबकि 118 पंचायत समितियों के 1288 सीटों पर 5167 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव पर सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। मतदारांना धन्यवाद देतो आहे आणि त्यांच्याकडनं ज्या उत्साहामध्ये मतदान होतंय मला नक्कीच खात्री आहे आशीर्वाद मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। मुंबई में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनता हमारे साथ है और हमारी जनता से कमिटमेंट है। देखिए, वे लोग अलग लड़ रहे हैं तो इससे जरूर हमारा फायदा होगा, लेकिन हम खास करके मुंबईकरों के लिए क्या है इस चुनाव में, हम वही जनता के सामने रखना चाहते हैं। मतदाराचा टक्का घसरणं कुठच्याही निवडणुकीला हे राजकीय पक्षांनी न केलेल्या कामाचं द्योतक असतं ना। जिन 10 नगर निगमों में मतदान हुआ उसमें मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती और नागपुर शामिल हैं। एशिया के सबसे बड़े स्थानीय निकाय बीएमसी पर पिछले 2 दशक से बीजेपी के समर्थन से शिवसेना का कब्जा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी शिवसेना अलग अलग नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस भी चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिरोजलाई लिजेत्सु आज नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 81 साल के शिरोजलाई राज्य के सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री होंगे। वहीं आदिवासी संगठनों ने बेमियादी हड़ताल खत्म कर दी है। महिला आरक्षण के खिलाफ राज्य में पिछले महीने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा के साथ ही हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष शिरोजेली लिजेत्सु को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल पीबी आचार्य उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 8 बार के विधायक रह चुके लिजेत्सु ने 2013 में स्वेच्छा से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और पार्टी अध्यक्ष बने रहने का फैसला किया था। अब उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव जीतना होगा। इससे पहले नागालैंड में आदिवासी संगठनों ने 22 दिन पुरानी हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे के बाद ये फैसला किया गया। नागालैंड आदिवासी एक्शन समिति और संयुक्त समन्वय समिति के सदस्यों ने राज्यपाल पीबी आचार्य से मिलने के बाद इसकी घोषणा की। दोनों संगठनों ने कहा कि वो सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करेंगे। नागालैंड में 31 जनवरी से हड़ताल चल रही थी। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े थे। जेलियांग ने 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
जिसके बाद सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट ने शुरहोजेली लिएचेसु को विधायक दल का नेता चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्रामी बोबी सिंह ने कहा है कि वो आर्थिक नाकेबंदी खत्म कराने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ यूनाइटेड नगा काउंसिल यानी यूएनसी हिस्सा लेंगे। यूएनसी ने पिछले साल 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। इससे जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यूएनसी को बीजेपी का परोक्ष समर्थन हासिल है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के इस आरोप को खारिज किया कि आर्थिक नाकेबंदी के जरिए कांग्रेस सरकार विफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है। यूएनसी राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। राज्य में 4 और 8 मार्च को नई विधानसभा के लिए वोटिंग भी होनी है। तमिलनाडु के विपक्षी दल डीएमके विधानसभा स्पीकर पी धनपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। डीएमके ने कल विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने 18 फरवरी को बहुमत परीक्षण के दौरान स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने विपक्ष के खिलाफ भेदभाव किया। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट में कल डीएमके के वकील ने स्पीकर और विधानसभा सचिव पर बहुमत परीक्षण से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बहुमत परीक्षण रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रधान सचिव बीएल अग्रवाल को निलंबित कर दिया है। अग्रवाल को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अग्रवाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2010 में जब बीएल अग्रवाल स्वास्थ्य सचिव थे, तब सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के 2 मामले दर्ज किए थे। बीएल अग्रवाल पर इन मामलों को दबाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। इस सिलसिले में सीबीआई ने रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की है। सीबीआई ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय में संयुक्त निदेशक जेपी सिंह को भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारी संजय कुमार समेत 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। खबरें जारी है, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। किला गोलकुंडा हैदराबाद शहर का खास आकर्षण बना 4 किलों से मिलकर। 12वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने किया इसका निर्माण। एक समय कोहिनूर हीरा भी था इसकी शान। इस किले से कई राजवंशों ने किया राज। यहाँ मौजूद है कमाल का ध्वनि सिस्टम, जिसमें किले के सबसे ऊपर भाग में बैठा व्यक्ति सुन सकता है बाहर की आवाजें। यहाँ है शाही अपार्टमेंट, उठाऊ पुल, हॉल, राजाओं की कब्रें और मौजूद हैं शाही बगीचे। ये किले हैं हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के मेलजोल की निशानी। किले के ऊपरी भाग में है कला मंदिर और है एक मस्जिद भी। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार। देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है, जिसमें 14,000 एकड़ से ज्यादा रक्षा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसी जमीन का भूमाफिया वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। याचिका में एकीकृत प्राधिकरण के गठन की मांग भी की गई है, ताकि ऐसी रक्षा भूमि को मुक्त कराने के लिए कदम उठाए जाएं। पीठ ने निर्देश उस वक्त दिया जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को इस मामले में संसद में पेश की गई लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट के बारे में
बताया। रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण की गई रक्षा भूमि 1997 में 6,903 एकड़ से बढ़कर 2009 में 14,539 एकड़ हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रक्षा संपदा महानिदेशालय और स्थानीय सैन्य प्राधिकरणों की मौजूदगी ने स्थिति को और गंभीर बनाया है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट तौर पर तय नहीं की गई हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। किलाम गांव के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस दल ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र से जिला पुलिस दल जिस वक्त गश्त पर था, तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही। खुद को घिरा हुआ देख नक्सली मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में से 4 के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। सीबीडीटी ने कर अधिकारियों से कहा है कि स्वच्छ धन अभियान के तहत किसी करदाता को धमकी, चेतावनी या कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाए। सीबीडीटी ने इस बारे में 8 पन्नों की निर्देश पत्रिका निकाली है। इसमें साफ किया गया है कि अभियान के तहत सत्यापन के दायरे में आने वाले किसी व्यक्ति के लिए आयकर कार्यालय में किसी भी परिस्थिति में निजी रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है। यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया में लोगों से ऑनलाइन पत्राचार की भाषा काफी नरम होनी चाहिए और इसमें धमकी या चेतावनी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। किसी तरह का कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया जा सकता। आयकर विभाग ने 50 दिन की नोटबंदी के दौरान 5 लाख रुपए से ज्यादा की संदिग्ध राशि जमा कराने वाले करीब 18 लाख लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजा है। इसमें 15 फरवरी तक करीब 6 लाख लोगों ने ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना जवाब दे दिया है। हालांकि सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि अगर हवाला या कागजी कंपनी के परिचालन के लिए किसी बैंक खाते का संदिग्ध तौर पर दुरुपयोग करने का मामला सामने आता है, तो खाते में कम राशि जमा होने के बावजूद स्वच्छ धन अभियान के तहत कोई माफी नहीं दी जाएगी। खातों में जमा नकद राशि के स्रोत के बारे में सीबीडीटी ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले जारी निर्देशों में स्पष्ट कर दिया गया था कि नाबालिग को छोड़कर कोई व्यक्ति जिनकी कारोबारी आय नहीं है, ऐसे मामलों में 2.5 लाख रुपए तक की नकद जमा पर किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी। भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे के यहां लंबित प्रत्यर्पण के मामलों में तेजी लाने का फैसला किया है। इसे विजय माल्या को वापस लाने के लिए अहम कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के केंद्रीय अधिकारी हर 6 महीने पर इन मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे। दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश, गृह और कानून मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी शामिल थे, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूके सेंट्रल अथॉरिटी फॉर एक्सट्रेडिशन एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ने किया था। रवांडा से 3 अहम समझौतों के बाद भारत और युगांडा के बीच भी कई समझौते हो सकते हैं। आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की युगांडा के राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है। कल रवांडा दौरे के समापन से पहले उपराष्ट्रपति ने अफ्रीकी महाद्वीप को भारत को आर्थिक साझेदार बताया। अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी युगांडा में हैं। रवांडा दौरा पूरा करने के बाद मंगलवार शाम युगांडा की राजधानी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। कंपाला में उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आज मोहम्मद हामिद अंसारी युगांडा के उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति का आज युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। इसके बाद उपराष्ट्रपति कारोबारियों से जुड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। युगांडा के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी आज मोहम्मद हामिद अंसारी के सम्मान में रात्रि भोज देंगे। उपराष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। 1997 के बाद ये पहला मौका है जब भारत की तरफ से युगांडा के लिए उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा की गई है। कल रवांडा से रवानगी से पहले उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और भारत इनका आर्थिक साझेदार बन सकता है। उपराष्ट्रपति ने मंगलवार को रवांडा विश्वविद्यालय में व्याख्यान के दौरान आतंकवाद को आधुनिक समाज की शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। We share similar views and positions on a variety of global concerns, ranging from combating terrorism and piracy to coordinating our positions in global fora over
issues such as reforms at the United Nations. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकी हिंसा को किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति ने वैश्विक सहयोग पर भी जोर दिया। स्मिता नायर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। रवांडा दुनिया के उन चंद देशों में शुमार है जहां महिलाएं हर मोड़ पर आगे हैं। यहीं पर दुनिया में सबसे ज्यादा महिला सांसद भी हैं। महिला सुरक्षा के मामले में भी अनूठा देश है। रवांडा में लैंगिक समानता सराहनीय स्तर पर है और महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर आवाज उठती है। रवांडा में महिलाओं की स्थिति और अन्य सवालों पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता लता नटराजन से बात की। ये लता मैम जो है, आपको 20 साल हो गए यहाँ रवांडा में रहते हुए, और ये 20 साल में यहाँ का बहुत सारा परिदृश्य बदला है, जिसको कहिए चेंज हुआ है। आप सोशल वर्कर भी हैं और यहाँ की इश्यूज को देखती हैं। ये किस तरह का, खासतौर पर औरतों के लिए किस तरह का ये सिटी जो है? ये तो बहुत अच्छी देश है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस कंट्री, स्पेशली फॉर वुमेन। सिक्योरिटी वाइज, like it's not like other African countries. We can go about in the night at 10 o'clock and we can wear our jewels. अकेले भी जा सकते, इतना सिक्योरिटी है। नहीं, जो यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर्स को अगर आप देखिए तो उसमें वीमेंस ज्यादा हैं। उसी तरह से आप आर्मी में ले लीजिए या पुलिस फोर्स में ले लीजिए, औरतें काफी हैं। क्या जो औरतों की सिक्योरिटी है, सेफ्टी जो है, वो उस नाते भी ये लोग कैसे ऑफिसर्स हैं, किस तरह के लोग हैं? इनका वर्किंग अच्छी लगती है। विमेन फोक्स इधर का बहुत अच्छी है और उसको ताकत बहुत है और कॉन्फिडेंस बहुत है और दे कैरी देमसेल्फ विद अ नाइस गे। कोई और चीज आप बताना चाहें, कोई ऐसी यूनिक चीज जो भारत के लोगों को जानना चाहिए इस तरह का? क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? इधर वी आर ट्रीटेड वेरी नाइसली हियर। वी आर वेरी हैप्पी, दो वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, but we get good importance. All we are happy here. The community wise, we get things, everything, whatever we need, and the government is also very helpful. हमारा वो इधर का गवर्नमेंट हमारे को बहुत हेल्प कर रहे सब करने का। Thank you. भारत ने चीन से आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रयास तेज करने की अपील की है। चीन दौरे पर गए विदेश सचिव एस जयशंकर ने विदेश मंत्री वांग यी से आज मुलाकात के बाद कहा कि चीन को आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों के बीच आज पहली रणनीतिक वार्ता होनी है, जिसमें एनएसजी में भारत की सदस्यता और मसूद अजहर के मसले पर बात हो सकती है। इससे पहले कल एस जयशंकर और चीन के शीर्ष राजनयिक यांग शी की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने मतभेद भुलाकर आपसी सहयोग पर जोर दिया। दोनों देशों ने आर्थिक, व्यापारिक और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पाकिस्तान ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को गंभीर खतरा बताया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जर्मनी के म्यूनिक काउंटर टेरर की बैठक में ये बात कही। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सभी हितों को ध्यान में रखकर ही हाफिज सईद को नजरबंद किया गया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने जमात उद दावा पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 44 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ये लाइसेंस हाफिज और उसके सहायकों के नाम थे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई जमात उद दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है। 30 जनवरी को सईद और जमात उद दावा के 4 और नेताओं को लाहौर में 90 दिनों के लिए नजरबंद किए जाने का आदेश दिया था। इसके अलावा हाफिज सईद और उसके संगठनों जमात उद दावा और फलाह इंसानियत से जुड़े 37 सदस्यों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखा गया है। इस प्रतिबंध के चलते ये लोग पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे देश नहीं जा सकते। अमेरिका ने अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज करने के लिए नए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सबसे पहले आपराधिक रिकॉर्ड और बिना दस्तावेज के रह रहे अप्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा। गंभीर अपराधों में शामिल रहने वाले लोगों के अलावा साधारण ट्रैफिक कानून तोड़ने या दुकानों से सामान चोरी करने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाने वाले अप्रवासियों को भी बाहर किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन के इस आदेश से अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 10 लाख विदेशी लोगों पर असर पड़ सकता है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने इसे लागू करने के लिए 10,000 से ज्यादा अधिकारियों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। सरकार देश में वायु प्रदूषण से मौत के बारे में जल्द ही स्टडी कराएगी। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि इस बारे में आई ग्लोबल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में शोध कराएगा। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा।
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी को लेकर विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर्यावरण मंत्री का कहना है इस पर और शोध की जरूरत है। न हम उसे इनकरेक्ट कह रहे हैं, न हम उसे करेक्ट कह रहे हैं, न हम ऐसा है कि हम उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि केवल उसी को ही सर्टिफिकेट मान लेना, इसके संबंध में थोड़ा सा हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक वाहनों से निकलने वाले धुएं और बायोगैस बर्निंग से 40% वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा उद्योगों, जनरेटर से निकलने वाले धुएं और कंस्ट्रक्शन कार्यों का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। इन सभी के लिए राज्यों को सख्त नियम बनाने चाहिए। वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए 300 शहरों में 680 स्टेशन बनाए गए हैं। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वाला विषय है, इसके अंदर लोकल बॉडीज को एक निर्णायक भूमिका निभाना ही पड़ेगी। केंद्र सरकार इसके अंदर गाइड, फिलोसोफर, मार्गदर्शक, नीति नियामक के रूप में काम कर सकती है। हाल में द लांसेट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर मिनट 2 लोगों की मौत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ता वायु प्रदूषण है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के कोलंबो में हुए विश्व कप क्वालिफायर के रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 1 विकेट से हरा दिया। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 8 रन की दरकार थी। ऐसे में हरमनप्रीत कौर ने 5वीं गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर भारत को क्वालिफायर चैंपियन बना दिया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 89 गेंद पर 71 रन बनाए, जबकि मोना मेश्रम ने 59 रनों का योगदान दिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 245 रन का लक्ष्य रखा था। टीम के लिए एम ड्यूप्रीज ने 72 गेंद पर 40 रन बनाए। भारत रत्न से सम्मानित देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आज पुण्यतिथि है। मौलाना आजाद साहब का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वो कांग्रेस के कद्दावर राजनेता, स्वाधीनता संग्राम सेनानी और मशहूर शिक्षाविद थे। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, विश्व इतिहास और राजनीति शास्त्र जैसे कई विषयों में उच्च शिक्षा हासिल की। आजादी के बाद उन्हें देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने यूजीसी, तकनीकी शिक्षा, IIT खोलने में अहम योगदान दिया। आज के दिन 1958 में उनका निधन हो गया। 1992 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग कल। बाकी दौर के प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज। रक्षा भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। 14,000 एकड़ से ज्यादा भूमि को लेकर जनहित याचिका। एकीकृत प्राधिकरण के गठन की मांग। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कड़ी कार्रवाई। 44 हथियारों के लाइसेंस रद्द। हाफिज सईद को बताया देश के लिए गंभीर खतरा। रवांडा दौरे के बाद युगांडा पहुंचे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। राष्ट्रपति के अलावा कारोबारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। दोनों देशों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद। भारत और चीन के बीच पहली रणनीतिक वार्ता आज। विवादित मुद्दों समेत द्विपक्षीय हितों पर होगी बात। विदेश सचिव एस जयशंकर की बीजिंग में विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।